नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जब से रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई है, ज़ाहिर है 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी, रूस ने हमला किया था, तो उसके जवाब में फिर मगरबी ताकतों ने यानी यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ऐसे जो ममालिक हैं, उन्होंने रूस के ऊपर, रूस की कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगा दी, यानी पाबंदियां लगा दी। और उन पाबंदियों की वजह से रूस के साथ व्यापार नामुमकिन सा हो गया। और उसमें वो ख़ास तो ये था कि उसका जो वो स्विफ्ट प्रोग्राम था, जिसके थ्रू पैसे की लेन देन होती थी, उससे रूस को बाहर कर दिया गया। अब हिंदुस्तान के लिए ये मुश्किल हो गई, तो फिर हिंदुस्तान ने जब रूस से ये तेल खरीदना, अच्छा पहले तो हमने आपको बताया था कि इस जंग से पहले भारत रूस से अपनी ज़रूरियात का सिर्फ 0.3% खाम तेल या क्रूड ऑयल ख़रीदता था। अब ये पोजीशन ऐसी हो गई है कि यहाँ तकरीबन ये जो फरवरी अभी गुजरी 2023, इसमें तकरीबन अपनी ज़रूरियात का 35% तेल भारत जो है वो रूस से ख़रीद रहा है। और पहले वो सबसे ज़्यादा तेल इराक़ से ख़रीदता था, दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया होता था, और रूस तो बहुत पीछे था। लेकिन अब सबसे ज़्यादा तेल भारत जो है वो रूस से ख़रीदता है। और तकरीबन हमने आपको बताया था एक प्रोग्राम में 16 लाख बैरल पर डे फी दिन भारत जो है रूस से तेल ख़रीदता है। अब ज़ाहिर है इसकी पेमेंट का मसला होता है, तो फिर दोनों ममालिक ने आपस में ये सोचा कि हम क्यों ना ये रूपी रूबल में ये बिज़नेस करें, यानी भारत रूस को तेल की अदायगी हिंदुस्तानी करेंसी में करे। नहीं तो आमतौर पर यह होता है कि पूरे दुनिया में जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है तो वो सभी डॉलर डिनोमिनेटेड होती है, और उसकी वजह से लोगों को, मतलब मुल्कों को कमीशन देना पड़ती है, क्योंकि किसी का भी कोई भी सिक्का हो, कोई भी करेंसी हो, तो उसको पहले डॉलर में तब्दील करना पड़ता है, और फिर वो डॉलर से जो ख़रीदता है या जो बेचता है फिर उसकी करेंसी में उसको बदलना पड़ता है। तो इस तरह दोनों ममालिक को उसके लिए कमीशन देना पड़ती है। अब यहाँ पर ये क्या हुआ कि हिंदुस्तान और रूस ने जब ये सोचा कि हम रुपये में ये धंधा करेंगे, तो फिर रूस ने भारत की बैंकों में अपना एक वस्त्रो अकाउंट खोला। और ये ख़ास है, ये वस्त्रो अकाउंट वैसे भी खोले जाते हैं, लेकिन ये इसको बोलते हैं स्पेशल रुपी वस्त्रो अकाउंट, SRVA। अच्छा, इसमें और दूसरे वस्त्रो अकाउंट में ये फ़र्क है कि अभी देखिए, जैसे हिंदुस्तान जो अभी तेल इतना ख़रीद रहा है 35% अपनी ज़रूरियात का, या जैसे हमने बताया 16 लाख बैरल पर डे ख़रीद रहा है, तो ज़ाहिर है उसकी वजह से हिंदुस्तान जो है उसका ट्रेड डेफिसिट हो जाता है रूस की तरफ। तो हिंदुस्तान पैसा उसमें जमा करता है और वो रूस को मिलता है, लेकिन वो मिलता है उसको रुपये में। तो उस वक़्त, अच्छा, जितना रूस हिंदुस्तान से कोई भी चीज़ ख़रीदता है या दरामद करता है, तो उसकी वो पेमेंट भी उसी स्पेशल रुपी वस्त्रो अकाउंट से कर देता है, लेकिन फिर भी उसका पैसा बच जाता है। तो वो जो उसका बचा हुआ पैसा है ना, वैसे क्या होता है कि वस्त्रो अकाउंट में जो भी पैसा बच जाए तो वो आइडिल पड़ा रहता है, यानी वो किसी काम का नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर ये है कि जो भी ममालिक हैं और जो भी हिंदुस्तान में स्पेशल रुपी वस्त्रो अकाउंट खोल रहे हैं, तो उनका अगर कुछ भी पैसा बच जाता है उसमें रुपी, तो वो भारत की गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, they can invest that spare money
इन दोज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और इस तरह से वो पैसा उनका आइडियल नहीं रहता, कमाता रहता है। अब वैसे भी हकीकत क्या है कि पूरी दुनिया में जब से ये 45 के बाद से फिर ये ऐसा हुआ, दूसरी जंग अजीम जब ख़त्म हुई तो फिर ये डॉलर डिनोमिनेटेड बिजनेस हो गया पूरी दुनिया का। लेकिन इससे पहले पूरी दुनिया का जो बिज़नेस होता था उसमें 40% जो उसका हिस्सा होता था वो अमेरिका का होता था, 60% में बाकी पूरी दुनिया आ जाती थी। लेकिन अब वो घट गया है। अब जो है ना बिज़नेस का जो बैलेंस है ना, इट हैज़ बिन शिफ्टेड फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज टू ईस्टर्न एशिया की तरफ शिफ्ट हो गया है। अभी जैसे दुनिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमिक पावर है या इकोनॉमी है वो चीन है, वो भी एशिया में है, और तीसरी जो है वो जापान है, वो भी एशिया में है। तो इस तरह यानी मतलब कि अभी ज़्यादा एशिया में बिज़नेस आ गया है। तो अभी अमेरिका का हिस्सा जो है ना उसमें सिर्फ 20% रह गया है, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया का कारोबार डॉलर में होता है। तो अभी एशिया के ममालिक भी सोचने लगे हैं कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम डॉलर में ही करें, और ख़ास तौर पर जिन मुल्कों का हिंदुस्तान के साथ वास्ता पड़ता है तो उन्होंने ये सोच लिया कि क्यों ना हम डॉलर को छोड़ के रुपये में ट्रेड करें। तो इस तरह अभी दूसरे रूस के अलावा दूसरे और 7 ममालिक हैं जिन्होंने भी ऐसे अकाउंट भारत में खोले हैं, स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट। उन मुल्कों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। रूस तो है ही, श्रीलंका, मॉरिशस, सिंगापुर, म्यांमार, इज़राइल और जर्मनी। देखिए जनाब, ये वेस्टर्न कंट्री है जर्मनी, और दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन देन टू फिर भी वो हिंदुस्तान के साथ अभी उसने स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट खोला है, यानी वो भी हिंदुस्तान के साथ रुपी में बिज़नेस करना चाहता है। नाज़रीन, ये जो ममालिक हैं ना, इन्होंने 8 मुल्कों ने तकरीबन ऐसे 50 अकाउंट खोल रखे हैं हिंदुस्तान में से, स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट। अच्छा, इसके साथ दिलचस्पी की बात ये है कि आपने शायद सुना हो नाम, डॉक्टर डूम करके उसको बोलते हैं। हकीकत में वो वॉल स्ट्रीट से, यानी जो स्टॉक एक्सचेंज है न्यूयॉर्क की, वहाँ से उससे ताल्लुक़ रखता है। उसका नाम है नोरेल रूबिनी। उसको डॉक्टर डूम इसलिए कहते हैं कि उसकी जो भी पेशन गोइयाँ होती हैं ना, वो हमेशा बर्बादी या तबाही की होती है। तो उसने अभी कुछ रोज़ कबल ऐसा कहा था कि अभी डॉलर का वक्त गया और अभी इसकी जगह रुपया ले लेगा, यानी उसका मतलब हिंदुस्तानी रुपी था। तो यानी उसके कहने का मतलब था कि इंडियन रुपी विल रिप्लेस योर यूएस डॉलर, यानी रुपया अभी डॉलर बन जाएगा। अच्छा, इस सिलसिले में ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि सिर्फ रूस नहीं, ये जो दूसरे ममालिक हैं जिन्होंने भी ये स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट खोले हैं, उनमें से बांग्लादेश और श्रीलंका, इन्होंने तो रुपी में कारोबार शुरू भी कर दिया है। यानी इस लिहाज से इस वक्त 3 ममालिक तो हो गए हैं जिन्होंने रुपी में अकाउंट खोले भी हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू भी कर दिए, और बाकी ममालिक ने भी, ज़ाहिर है इसीलिए तो उन्होंने रुपी अकाउंट खोले हैं कि वो चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ रुपी में ये बिज़नेस करें। नाजरीन, हमने कल भी आपको बताया था इमरान खान को कल इतवार के रोज़ उनको एक रैली करनी थी, लेकिन फिर उन्होंने आखिरी वक्त में शाम को वो रैली मुलतवी कर दी। वो रैली फिर उन्होंने कल जो गुज़र गई पीर को उन्होंने लाहौर में की। ये रैली जो है उनके घर ज़मान पार्क से शुरू हुई, दाता दरबार तक गई, फिर वहाँ से मीनार पाकिस्तान गई, और फिर वहाँ से वापस घूम फिर कर ज़मान पार्क लौट आई। उन्होंने रास्ते में खिताब किया लोगों से। अभी जैसे दाता दरबार पे वो आके रुके, लेकिन वो उनकी गाड़ी जो है ना वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो उसके अंदर बैठे हुए थे। उसके अंदर बैठकर लोगों से खिताब कर रहे थे और लोगों को बाहर जो है वीडियो पे
को उनका खिताब सुनाई दे रहा था। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने ये जो मुहिम शुरू की है इस सरकार के खिलाफ, या मतलब उनका था पीडीएम के खिलाफ या नून लीग के खिलाफ, तो वो मैं किसी ख़ास अपने ज़ाती जो है मकसद के लिए नहीं कर रहा, ये मैं सब अपनी कौम के लिए कर रहा हूँ। उसके कहने का मतलब था कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, पहले भी उसके ऊपर हमला हो चुका है और एक मरतबा फिर भी हमला हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसके मन में पाकिस्तान के लिए मतलब मोहब्बत है, इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी की परवाह न करते हुए भी ऐसे जुलूस निकालता है और लोगों के साथ खिताब करता रहता है। फिर उसने कहा कि ये जो हैं, जैसे उसका मतलब था जरदारी हो या नवाज़ शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, ये सभी बकौल उसके चोर हैं। उन्होंने पूरे पाकिस्तान को हमेशा से लूटा है और एक मरतबा मैं फिर से पावर में आ जाऊं तो इन सबको पकड़ के हमेशा के लिए अंदर डाल दूंगा। उसने मज़ीद कहा कि आप मेरा साथ दीजिए, ये जो मैं हकीकी आज़ादी के लिए जंग कर रहा हूँ, और उसके बकौल ये जो उसकी मुहिम है, ये एक किस्म का जिहाद है। और इस सिलसिले में उसने ये भी कहा कि वो एक मरतबा फिर 19 मार्च को फिर से लाहौर में जलसा करेगा और लोगों से खिताब करेगा वहीं पे मीनार पाकिस्तान पे। फिर उसने बात की तोशाखाना की कि मेरे खिलाफ तोशाखाना के लिए केस कायम किया गया है। तो उसने कहा कि अभी सरकार की जो रिपोर्ट आई है, वो जो उन्होंने डिटेल्स अपलोड की हैं कैबिनेट की जो वेबसाइट है पाकिस्तान कैबिनेट की, उस पर वो जो तफसीलात आई हैं, तो कल भी हमने आपको बताया था, उसमें वो दूसरे जो वज़रा आज़म हैं या दूसरे सदूर हैं, उन्होंने भी बैती गंगा में हाथ धो लिए थे। किसी ने गाड़ी ली है, किसी ने कुछ और लिया है, घड़ियाँ ली हैं, अभी सबके नाम उसमें आ जाते हैं। हमने बताया था, इसलिए मैंने तो उसको टाइटल ही यही दिया था कि इस हमाम में सब नंगे हैं। तो इमरान खान कहता है कि आपने देख लिया तोशाखाना की जो डिटेल्स आई हैं, तो इससे साबित हो गया है कि मैं अकेला चोर नहीं हूँ। अभी वो कहता है कि इससे तो साबित हो जाता है कि वो भी चोर हैं, तो फिर आप उनको सज़ा दीजिए। अभी ये हमें उसकी तुक समझ में नहीं आती। इससे ये साबित नहीं होता कि इमरान खान ने वो घड़ियाँ नहीं वहाँ से उठाई सस्ते भाव में और महंगे भाव में बेची। जब ये साबित हो जाता है कि वो भी चोर है, हाँ, अगर नवाज़ शरीफ भी चोर है और इमरान खान भी चोर है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि इमरान खान जो है वो मासूम बन जाता है, बेगुनाह बन जाता है। लेकिन वो कुछ ऐसे बोलता है कि आपने वो देखा, वो जो रिपोर्ट आई है, और फिर वो उसके साथ कहता है कि अभी जैसे मेरे खिलाफ फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग वाला केस कायम किया गया है, तो इस सिलसिले में भी अगर उसकी भी पूरी इंक्वायरी हो तो सबसे पता चल जाएगा कि मैंने जो पैसा उठाया है वो जो है ना एकदम साफ पैसा है और उसमें किसी भी किस्म की धांधली नहीं हुई। ये अलग बात है कि उसकी धांधली साबित हो चुकी है। अगर कल कला ये भी साबित हुआ कि नवाज़ शरीफ की जो नून लीग है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मतलब क़यादत है, उन्होंने भी किसी किस्म की धांधली करके पैसा इकट्ठा किया है, तो इस तरह से ये तो साबित नहीं हो जाता कि इमरान खान बेगुनाह है। लेकिन वो कुछ इस तरह पेश करता है लोगों के सामने कि ये जो आप देख रहे हैं कि तोशाखाना की जो रिपोर्ट आई है, इससे ये साबित होता है कि वो चोर है। अब वो तो हैं ही हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप भी उनके साथ चोर हैं। फिर आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप ये बोलें कि आपको वोट दिया जाए, क्योंकि आपने ईमानदारी का वादा किया था। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब से ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ उनकी पाकिस्तानी अफवाज की जंग चालू है, उन्होंने गुज़िश्ता नवंबर 22 में वो जो है सीज़ फायर जो थी जंगबंदी को यूनिलेटरली उन्होंने मनसूख कर दिया था, और उसके बाद उनके हमले जारी हो गए थे। तो अभी कल भी उन्होंने जो है ना वो लकी बरवत के नज़दीक एक पुलिस वैन जो कि कोर्ट आज़म से आ रही थी, उसके ऊपर
उन्होंने फायरिंग कर दी अंधाधुंध, और जिसके नतीजे में एक सिपाही हलाक हो गया और 4 सिपाही ज़ख्मी हो गए। फिर उन्हें नज़दीकी अस्पताल में दाखिल किया गया और फिर बाद में पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू किया। अभी उसके बारे में हमें ज़्यादा इल्म नहीं है कि कितनों को पकड़ा या नहीं पकड़ा या कौन है, लेकिन ये तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वाले खुल्म खुला बोल रहे हैं कि हम जंग कर रहे हैं पाकिस्तानी अफवाज के साथ, और जब तक उनको अफ़गानिस्तान की मदद मिलती रहेगी वो करते ही रहेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।